इसमें कौन-सा निकल के आता है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से ट्रंप ने हड़बड़ी में इस युद्ध को तरह से ये चाइना को कंट्रोल करना चाहता। चाइना को चाइना बनाने वाले ये यूएससी, आपने ही तो सारी अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पूरा आपने ट्रांसफर किया। इनको सस्ते लेबर चाहिए थे अपने खेत में काम करने के लिए, तो इन्होंने लेके आए। ये कोई मानव अधिकार के लिए आपने पहले देखा वो टैरिफ वॉर, तो इसका कंप्लीटली फॉल हो गया। हाँ। ठीक है, या अमेरिका और ईरान का युद्ध ट्रंप के गले की हड्डी बन चुका है, जिसे ना तो वो अब निगल पा रहे हैं, ना उगल पा रहे हैं। इस युद्ध में इतिहास से सबक ना लेना अमेरिका की सबसे बड़ी भूल साबित हो रही है। वो ईरान जिसने कभी सद्दाम हुसैन को नाको चने चबा दिए थे, उसके साथ युद्ध करने में ट्रंप ने इतनी हड़बड़ी क्यों करी? आइए करेंगे इस पे कुछ चर्चा। स्वागत है आपका खतरी बीएचके शो में। ट्रंप ने जब ईरान से युद्ध किया तो ज्यादातर ग्लोबल परसेप्शन यही था कि ये युद्ध ज्यादा दिन नहीं चलेगा और अमेरिका और इजराइल की खामनेई के मरने के बाद जल्दी ही जीत हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। ट्रंप के बार बार सीज फायर के ऐलान करने के धज्जियां ईरान उड़ा रहा है और इस युद्ध में मजबूती के साथ खड़ा है। ऐसा क्यों है कि इस्लामिक देश या फिर ये कहें कि तानाशाह देशों के साथ युद्ध करना और उसे जीतना इतना मुश्किल है? आइए जानते हैं और करते हैं इस पे कुछ बात। तो अगर हम हिस्ट्री देखें तो आपको हमेशा लगता होगा कि ये वेस्टर्न कंट्रीज हमेशा डेमोक्रेसी के लिए क्यों कहते हैं कि भाई आपके कंट्री में डेमोक्रेसी होना चाहिए, ठीक है। क्यों इनके द्वारा फंडेड एनजीओ हर कंट्री में जाके काम कर रहे हैं, उनको ऐसे क्या मतलब मानवता की सेवा करनी है। तो अगर आप अच्छा, यूरोप और अमेरिका दोनों, हाँ, तो जितने भी आपके बड़े बड़े एनजीओ हैं सब फंडेड बाय यूरोप और यूके और यूएस। ओके, रीजन भी कि ये जब जाते हैं तो ये अपना एक एजेंडा लेके आते हैं। जैसे कई एनजीओ होंगे, आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए आप जाएंगे, सरकार बढ़ेगी तो वहां पे उसका धरना प्रदर्शन करेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ना होने पाए, ठीक है। कई हैं आपके पीआईएल दायर कर करके आपके सामाजिक अधिकारों पे कुंठागार। अच्छा, आपको भी देख के कई बार हैरानी होगी कि इतने बड़े बड़े वकील ये हायर कर लेते हैं। हमारे यहाँ की औकात नहीं है, इतने इतने बड़े बड़े वकील हायर कर लेते हैं, है ना। और वो भी एनजीओ एनजीओ। तो ये मतलब इनको इतनी सेवा करने की क्या पड़ी हुई। एक्चुअली होता क्या है कि ये तरीके होते हैं किसी भी कंट्री में घुस के एक तरह से इनडायरेक्टली अपने प्रभाव को वहां पे कायम करना। अब जैसे छोटा सा उदाहरण आप देखो कि 1994 से पहले इतनी ज्यादा हमारे पास परचेजिंग पावर नहीं थी। धीरे धीरे इकोनॉमी उधर ओपन ही हुई थी, लोगों के पास पैसा आना चालू हुआ था। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज के आने की वजह से लोगों में थोड़ा सा ना पैसा है तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ी। अब क्या हुआ, आपकी जितनी फैशन ब्रांड है या फैशन इंडस्ट्री, उनको लग गया कि एक मार्केट आ रही है। इन्होंने 94 में तड़ातड़ मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड इंडिया से बना दिया। दोनों इंडिया से बनाया। ये एक बड़ी मतलब इस पे हमने पहले भी एक बार चर्चा किया था और इसको मतलब मैं चाह रहा था कि हम शो में डिस्कस करें कि मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब इंडिया में मतलब ये बड़ी एक अजीब बात है। क्या 94 से पहले इंडिया में आप ये बोल रहे हो कि ब्यूटीफुल या इंटेलिजेंट वुमेन नहीं होती थी? तो मतलब लेकिन लोगों को पैसे नहीं थे ना परचेज करने के लिए। उसके बाद क्या हुआ देखो, उस वक्त मेरे ख्याल से जो फैशन इंडस्ट्री थी वो $7 बिलियन की थी। आज की तारीख में $195 बिलियन की इंडस्ट्री है। जैसे इनको दिखा कि अच्छा, उसी के बाद आपका रेवलॉन हो गया, लॉरियल्स हो गए, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स इंडिया में आना चालू किए। उसके पहले नहीं आते थे क्योंकि उनको मालूम था कि यहाँ पे पैसा है नहीं। तो हाँ, जैसे ही मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स इंडिया से बने, तभी आपने मेजर फैशन ब्रांड्स का यहाँ पर आउटलेट खुलने और वो, क्योंकि उनको आना था, उनको आने से पहले एक माहौल तैयार करना था। ऐसे आ जाते तो आपने मिस यूनिवर्स बनाया तो लोगों के बीच में हुआ, फिर इस तरह से गली गलियों में होने चालू कर दिया। तो ये वेस्टर्न टेम्पलेट है। आपको किसी पत्रकार को यूज करना है गवर्नमेंट के खिलाफ तो पहले उसको मैक्सेसे से पुरस्कार दे दीजिए ना। बिल्कुल, फिर मैक्सेसे से पुरस्कार मिल गया, उसके बाद वो आके फिर वो गवर्नमेंट, अब क्या हुआ, उसकी बातों में वजन हो गया ना भाई।
वो हमारे सर जी को भी मिला था ना, हाँ दिल्ली के मुख्य मंत्री जो रहे हैं। हाँ, इनको भी मिला था, अपने रवीश कुमार जी को भी मिला था मैग्सेसे पुरस्कार। उनको तो सारे अवार्ड मिल चुके हैं बाहर से। हाँ, तो इसी तरह क्या होता है, डेमोक्रेसी में क्या होता है, बड़ा इजी होता है कि आप किसी की भी गवर्नमेंट को ना फॉर्मेशन में आप अपनी वो मतलब आपके इंटरफेयर कर सकें, पैसा देके किसी एनजीओ के थ्रू एक माहौल बना के, ये सारा काम हो सकता है केवल और केवल डेमोक्रेटिक सेटअप में। बिल्कुल। जहां पे ये ऑटोक्रेट है, जहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पे आप ये सब नहीं कर सकते हो। इसी वजह से आप वियतनाम में हारे बुरी तरह से, बिल्कुल बिल्कुल। आप अफगानिस्तान में बिल्कुल बुरी तरह से हार के निकले। क्यों? क्योंकि आपने वहां पे आपका इस तरह का जो सॉफ्ट अटैक आपने वहां के समाज पे कर ही नहीं पाया। आज की तारीख में ईरान में भी यही है। इनका क्या था, इनको ये लगता था कि हम जब अटैक करेंगे, जब हम खमेनेई को हटाएंगे, तो जनता ही आके आपका यहाँ पे सरकार का सत्ता परिवर्तन करेगी, लेकिन हुई नहीं, क्योंकि वो जो एनजीओ के द्वारा माइंड वॉश वाला गेम होता है वो हो नहीं पाया ना वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, इसमें ना ये मतलब आप कई आर्टिकल्स पढ़ो, और अभी एक यूरोप से एक फोटोग्राफर, एक जर्नलिस्ट रादर, नॉट फोटोग्राफर, वो वैसे फोटोग्राफर है बट ही इज जर्नलिस्ट लॉन्ग टर्म। तो वो ऑन ग्राउंड जब से ये वॉर हुई है वहां पे काम कर रहा है, और मैं उसका आर्टिकल पढ़ रहा था कल, और उसने बड़ा सही फीडबैक दिया है कि भूल जाओ इस बात को तो, और अमेरिका को भूल जाना चाहिए बल्कि, कि अपने टर्म स्पेस वॉर को वो खत्म कर सकते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात जो आपने ये बात कही ना वहां की जनता को लेके, वो बोला कि मैंने एक महीने से ऊपर ग्राउंड पे देख लिया है, जो इनकी सरकार थी एक्सट्रीमिस्ट रेडिकल सरकार थी, जनता परेशान थी, नो डाउट, पर अभी भी अपने स्वाभिमान के साथ समझौता कि वो भैया हमारे लीडर को मारा है, चाहे वो बुरा था अच्छा था वो तो दूसरी बात है, लीडर को मारा है तो हम झुकेंगे नहीं, अब मरना मंजूर है पर झुकना मंजूर नहीं है। तो ये जो आपकी इस तरह की फीलिंग है, या जो इस तरह के लोगों में जज्बा आ रहा है, वो तानाशाह देशों में ही ज्यादातर देखा जा रहा है। डेमोक्रेटिक में तो वही है ना, वो माइंड वॉश करके जनता को पेट्रियोटिज्म छोड़ ही नहीं रखा लोगों के अंदर बिल्कुल। हाँ, तो फिल्मों तक ही सीमित कर दिया है। आप कह रहे हो ना कि लोगों में अभी भी अपनी क्या कहते हैं पहचान के प्रति, अपनी देशभक्ति के प्रति अभी भी उनमें काफी लगाव है। क्यों? क्योंकि आपने अभी तक उनको, जैसे हमारे वहां पे जो एनजीओ जाते हैं वो आपको क्या करते हैं, वो पहले आपकी कॉन्फिडेंस को तोड़ते हैं, आपकी जो पहचान है ना, आपको उससे दूर लेके जाते हैं। आपको ये बताते हैं कि भैया आपके पूर्वजों ने कई सालों पहले अत्याचार किया, एक जाति को 5000 साल से पानी नहीं पीने दिया, शोषण किया, समाज को ब्रेक करते हैं, समाज को ब्रेक करते हैं। तो ये चीज काम यही होता है, पहले एनजीओ आती है, इस तरह से समाज को ब्रेक करती है, उसके बाद फिर आप जानते हो नेपाल जैसी हालत, श्रीलंका जैसी हालत करते हैं। नहीं, इसमें एक बड़ा अच्छी बात जो आपने इसमें छेड़ी है ना, इसको आप जब तानाशाह और डेमोक्रेसी को जब कंपेयर करते हो, तो डेमोक्रेसी में जो सबसे ज्यादा अथॉरिटेटिव पावर हो जाती है वो हो जाती है सुप्रीम कोर्ट। ओके, फिर ये लोग धीरे धीरे उसको भी कैप्चर करने की तरफ जाते हैं कि इनका माइंडसेट उस वहां पर भी रहे। तो जितने भी आपने लॉज देखे होंगे जो पिछले 30-40 साल में हमारी कंट्री में बने हैं, और बाकी डेमोक्रेटिक देशों की भी मैं बात कर रहा हूँ, यूरोप में मैंने जाके देखा है, वहां पर भी डेमोक्रेसी में लोगों की क्या हालात है आज की डेट में। तो जो ये लॉज बनते हैं सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, या फिर जो ये गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स बनाती हैं, इनका फिर रिजल्ट क्या आ रहा है? सशक्तिकरण तो रिजल्ट नहीं हो रहा, वो तो हम देख रहे हैं। ज्यादातर रिजल्ट तो आपका सोसाइटी को ब्रेक करना और नेगेटिव इम्पैक्ट ही देखने को मिला है। अभी तक कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला, और वहीं पर डिफरेंस आ रहा है कि डेमोक्रेसी में जो भी लोग हैं वो बट गए हैं विचारधारा से, जबकि तानाशाह वाले हैं, चाहे परेशान है चाहे दुखी हैं, एक ही विचारधारा के अंडर है और उसके लिए लड़े जा रहे हैं। ये ही समस्या है कि आप जब देखो, डेमोक्रेसी कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन जो हमारे इंडिया में है या आसपास की जो हमारी जो देश है वहां पे, वो है इमेच्योर डेमोक्रेसी। बिल्कुल ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी का मुझको याद है, उन्होंने साफ साफ कहा था कि आजादी के बाद हमको साम्यवाद पे जाना है। उन्होंने कभी भी डेमोक्रेसी के लिए बोला था कि एटलीस्ट 20 साल के लिए बोला था। उन्होंने बोला था कि वो जनता जो कि सदियों से
गुलामी में है, सडनली उनमें इतना ज्यादा बोझ देना उनके ऊपर कि वो एक देश के लिए सरकार बना सके, वो लाजमी नहीं है, क्योंकि वो उनकी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम उनके लिए कैओटिक हो जाएगा। उन्होंने 20 साल के लिए साफ मना किया था, उन्होंने बोला था कि नहीं। अच्छा, आप ये देखो ना, यूके में 1920-25 तक 2 से लेके 7% लोग ही वोट दे पाते थे। ऐसा नहीं कि सब आके वोट दे रहा है। इवन 1965 तक आपके यूएस में भी सबको पास राइट नहीं थी, उनके पास ये राइट थी जिनके पास प्रॉपर्टी हुआ करती थी। ऐसा नहीं हर आदमी दे रहा था। तो आपने उस डेमोक्रेसी को पिछले कई सौ सालों में इस तरह से रिजर्व करके मजबूत किया। यहाँ पे 18 प्लस हो गया, आप नहीं सुनो, यहाँ पे 18 प्लस हो गया, वो लड़का है, बच्चा है, 18 प्लस है, वो जाके वोट डाल के आ रहा है, देश का भविष्य तय कर रहा है, और शाम को 25,000 रुपए दे के काउंसलिंग करवा रहा है कि मेरे को कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। खुद के सब्जेक्ट तो लेना, काउंसलिंग करवा रहा है। बस मैं इसी बात पे आ रहा था कि आपने वोटिंग एज 18 प्लस तो रख दी। अब 18 साल का लड़का जो वोट डाल रहा है, जो 30 साल का डाल रहा है, जो 40 का डाल रहा है, 50 का डाल रहा है, 70 का डाल रहा है, सबके लिए तो मुद्दे अलग है चुनाव के लिए ना। सबकी समाज की अंडरस्टैंडिंग अलग है, ठीक है। उसके बाद आपके समाज में डिविजन्स भी हैं, फाइनेंशियल डिविजन्स हैं, कल्चरल डिविजन्स हैं, राइट। उसमें क्या हो रहा है कि किसी स्टेट में रीजनल पार्टीज उस पर्टिकुलर रिलीजन को लेके या उस पर्टिकुलर कल्चर को लेके अपनी पुश्तें उनकी वहीं जीत रही हैं, वो राजा की तरह अपना उस स्टेट में जीते जा रहे हैं और अपना राज बनाए हुए हैं। तो वो डेमोक्रेसी आपका, वो आप अब भाषण आप कितने दे लो कि भैया हम इतने बड़ा देश हो के, इतने विभिन्न कल्चर होने के बाद भी हम डेमोक्रेटिक हैं, ये वो आप कितने भाषण दे सकते हो, पर डेमोक्रेसी, और वही वाली बात आती है कि अभी तक भी वो डेमोक्रेसी मैच्योर नहीं हो पाई। 80 साल होने को जा रहे हैं। नहीं 200 साल लगे, 200 250 साल लगे अमेरिका में और यूके में मैच्योर होने में, इतनी जल्दी। और फिर वही 1934 में लिखी थी इंडियन स्ट्रगल करके बोस जी ने, उसमें उन्होंने लिखा था कि एटलीस्ट 20 ईयर आफ्टर इंडिपेंडेंस वी शुड नॉट गो फॉर द डेमोक्रेसी। पर वह यही था क्योंकि जो चुनाव हुए थे उसके पहले कांग्रेस समिति की, उसमें हार गए थे बाबू साहब हमारे नेहरू जी। तो उनको समझ में आया था कि अगर अभी नहीं कर पाए, क्योंकि अगर हम 5-10 साल बाद डिले करेंगे तो शायद जनता का मूड बदल सकता है, गैप मिल जाएगा, लोगों को थोड़ा सा टाइम मिलेगा सोचने का, तो हो सकता है मेरे लिए वापस आना चुन के बड़ा मुश्किल है, तो इसी तरह आ सकते हैं। तो उन्होंने माना नहीं ये बात। तो यही हाल है, जहां जहां डेमोक्रेसी है वहां वहां आपका वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, थ्रू एनजीओ, थ्रू फंडिंग, थ्रू, और उस तरह से इनडायरेक्टली वो कंट्रोल करते हैं वहां के समाज के। डीप स्टेट है, डीप स्टेट का काम ही यही है, बिल्कुल, ठीक है ना। अच्छा, इनको क्या चाहिए? इनको केवल एक मार्केट चाहिए, बस अपनी पॉलिसी चाहिए। अब जैसे अभी मैं कह रहा हूं ना, अभी आप अफगानिस्तान में चुनाव करवा के डेमोक्रेसी लेते हो, दूसरे साल में देखना वहां एनजीओ आएंगे, तीसरे साल में देखो वहां पे तुम्हारे फंडिंग होगी, चौथे साल तक में वहां पे अमेरिका की पिट्ठू सरकार बैठ जाएगी। बिल्कुल, ये ऐसे ही करते हैं भाई, यही तरीका इनको आता है, इसीलिए ये हर जगह डेमोक्रेसी। इसीलिए कहते हैं भैया हम आपके देश में आके सेवा करना चाहते हैं, एनजीओ। अरे भैया करो अपने देश में सेवा, अपने देश में करो। हाँ, यहाँ पर क्यों आगे कर रहे हो, हम तो लड़ लेंगे अपनी एनजीओ लेके आना है। अच्छा, इसमें ना बिल्कुल, अब इसमें एक ये मुद्दा तो था ही कि क्यों इस्लामिक या तानाशाह देशों को जीतना इतना मुश्किल। देखो, लड़ने वड़ने, मिलिट्री कैपेसिटी, आधुनिक हथियार सब अपनी जगह है, पर लड़ाई माइंडसेट से भी लड़ी जाती है, जो कि 70% आपके रिजल्ट को गवर्न करता है। बिना माइंडसेट के आप कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते। और यही जो तानाशाह और डेमोक्रेसी माइंडसेट के बीच में जो मेजर डिफरेंस है, यही कारण है कि अमेरिका कभी भी उन देशों से युद्ध जीत ही नहीं पाया, इतनी एडवांस्ड मिलिट्री होने के बाद भी, जहां तानाशाही थी। एक कंट्री थी पूरे वर्ल्ड में जो कभी भी कॉलोनाइज नहीं हुई, नेपाल। जब तक वहां पे राजशाही थी, वो कभी भी कॉलोनाइज नहीं हुई, और जिस दिन से वहां डेमोक्रेसी आई, देख लो वहां पे डीप स्टेट घुसा, जैसे डेमोक्रेसी आई, डीप स्टेट घुसा, वहां पे अनरेस्ट हुआ, लोगों ने वहां पे आंदोलन किया, गृह युद्ध की मनोबत आई। तो ये है कमाल डेमोक्रेसी का।
हाँ, ये एक बात है। और यहाँ पे जितना सॉफ्ट डेमोक्रेसी बना रही है ना, युद्ध में जब आप उतरते हो ना, तो वो फिर नहीं काम आ पाता। और इसी में हम डेमोक्रेसी जो एक सबसे बड़ा कारण इस युद्ध के नतीजों पे असर डाल रहा है। इतनी हिस्ट्री है अमेरिका, मतलब अब ऑब्वियसली कोई ये एक पहला युद्ध तो अमेरिका का है नहीं, इराक से इन्होंने लड़के देखा, अफगानिस्तान से, वियतनाम से, बहुत एग्जाम्पल है जहां पर इन्होंने मुखी खाई। ठीक है, सद्दाम हुसैन को पकड़ के ले गए, आपने उसको हैंग कर दिया, वो एक अलग कहानी थी, पर ग्राउंड पे आपके साथ क्या हुआ वो सब जानते हैं। तो इतिहास से ये बार बार ना सीखने का नतीजा है, या फिर ये ट्रंप का ओवर कॉन्फिडेंस था? मतलब इतनी जल्दी ईरान पे एकदम से अटैक करने का डिसीजन ले लेना, ओवर कॉन्फिडेंस, या आपने हिस्ट्री को बिल्कुल भी एक बार नहीं समझा, आप इजराइल की बातों में आ गए, ये तरह तरह के कयास लग रहे हैं। तो इसमें कौन सा निकल के आता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से ट्रंप ने हड़बड़ी में इस युद्ध को एकदम छेड़ दिया? ट्रम्प का चक्कर क्या है, ट्रम्प बहुत जल्दी और बहुत ही मतलब चाह रहा है कि किसी भी तरह से ये चाइना को कंट्रोल करना चाह रहा है। इसके दिमाग में ये चाइना को कंट्रोल करने की भूत सवार है। इस वजह से ये जितने भी तुम्हारे मिडिल ईस्ट में जो बेसिस बनाए थे अपने इसने, वो उनकी कह तो रहा था कि हम आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी सिक्योरिटी के लिए बना रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वो चेक एंड बैलेंस रखना चाहता था चाइना के साथ। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, चाइना को चाइना बनाने वाले ये यूएससी थे। आपने ही तो सारे अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पूरा आपने ट्रांसफर किया है। बिल्कुल। इसमें ना अब ठीक है, ये अगर आप वास्तविकता देखो तो ऑन ग्राउंड जितने भी आप लोगों से बात करोगे, जो पिछले साल भर में 6 महीने में या सेकंड टर्म में ट्रंप ने करा है, हर आदमी ग्राउंड पे यही चाह रहा है कि इसको ये मुखी खाए, ठीक है, ताकि इसको ये सब देखो। अब चाहे आप कुछ भी कहो, अब जिस तरह के दौर से ये दुनिया गुजर रही थी, कोरोना आया, फिर जो भी चीजें हो रही थी, हर कोई अब शांति अमन चाहता है ताकि अपना सही हिसाब से सब चीजें चलें। ठीक है, ये सब आप किसी को डाउन स्केल करने के लिए, चाइना को पुश बैक करने के लिए, ठीक है, आप और नीतियां अपना सकते हो। इसने पहले देखा वो टैरिफ वॉर, तो इसका कंप्लीटली फॉल हो गया। ठीक है, वो तो औंधे मुंह गिरा इसका, जो इसने टैरिफ के, उसमें सबसे बड़ा सेटबैक इसको इंडिया ने दिया। इतने टैरिफ की ये जितनी भी चीजें लगाई, जो दिवाली के टाइम में, और उसके बाद हमारे शेयर मार्केट ने जिस तरह से अपसर्ज पकड़ा, गवर्नमेंट ने जीएसटी पे एक अच्छे डिसीजंस लिए, तो वहां इसका ये टैरिफ वॉर तो औंधे मुंह गिरा। फिर अब इसके पास ना ये इतना, मतलब या तो इसका टेम्परामेंट कम है, या इतना इम्पल्सिव है कि उसके वजह से लगा और क्या, जिससे अनरेस्ट क्रिएट करा जाए। तो अभी तक तो मतलब यही देखने को मिला है, और वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। यूएस सोल्जर्स जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं, और ईरान जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं, वो जीत तो फिर ऑन ग्राउंड तो ईरान की होनी है। हाँ, टेक्निकली आप सुपीरियर हैं, आप वो अपने एडवांसमेंट मिलिट्री इक्विपमेंट्स यूज करके कुछ कर दें वहां, लोग तो ईरान में मर रहे हैं, नुकसान तो उनका हो ही रहा है, वो तो कोई उसका तो कोई अब उपाय उनके पास है भी नहीं है, लड़ेंगे तो वो नुकसान उनको झेलना पड़ेगा। पर ऑन ग्राउंड यूएस को बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट झेलने पड़ेंगे जैसे ये वॉर और आगे स्ट्रेच होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से अभी तक हम लोग ने जो ये एनालिसिस की, उसका ये नतीजा आ रहा है कि डेमोक्रेसी ही नहीं, इस तरह के नोबेल पुरस्कार वाला हो गया, मैग्सेसे पुरस्कार देना, एनजीओ भेजना, ये सारे के सारे किसी भी कंट्री में इनडायरेक्टली इंटरफेरेंस करने के तरीके होते हैं। ठीक है, और आज की तारीख में ईरान में अगर ईरान की जनता साथ में है, और अभी तक अपना सुप्रीम लीडर होने के बाद भी ईरान अगर लड़ रहा है, तो उसका सबसे बड़ा श्रेय जाना चाहिए कि वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी। क्योंकि अगर डेमोक्रेसी होती तो अभी इंटरनली इतना अगेंस्ट स्टार्ट हो चुका होता, तो गवर्नमेंट बाहर लड़े या अंदर को संभाले, समझे? तो कम से कम गवर्नमेंट अंदर की तरफ से तो सिक्योर है कि ना भाई, अंदर से कोई अनरेस्ट नहीं हो रहा, हम उसको बाहर ही। तो यही है कि डेमोक्रेसी इमेच्योर नहीं चाहिए, मेच्योर डेमोक्रेसी होनी चाहिए। मेच्योर डेमोक्रेसी एक अच्छा विकल्प है, बट बिल्कुल अगर आप वही है कि तुरंत ही आपने हर एक को अधिकार दे दिया वोट डालने का, तो नेगेटिव इम्पैक्ट विदाउट प्रोसेस समझे, अपना सबसे बड़ा बताइए इस तरह के इमेच्योर डेमोक्रेसी का जो आपका जो आउटकम आता है, ये है कि आपके ऊपर एफआईआर हो जाए तो आपको कभी नौकरी नहीं मिल सकती है, लेकिन वही जेल से बैठे हुए नेता लड़ सकता है और देश के लिए संविधान बना सकता है। तो ये आपका इमेच्योर डेमोक्रेसी का ही एक उदाहरण है, आउटकम है। बिल्कुल बिल्कुल। चपरासी की नौकरी न मिले आपको भैया अगर आपके ऊपर एफआईआर हो जाए। हाँ, लेकिन यही संविधान हाँ, जेल जाप्ता नेता को
हाँ, चुनाव लड़ने का अधिकार देता है। देता है। तो यही तो कह रहा हूँ तो ना। नौकरी करने का अधिकार क्यों नहीं है? हाँ बताओ। छूट के आ जाए, बाइज्जत बरी हो जाए तो नौकरी हाँ कर ले। पर और नेता जो है वो अपने लिए कभी भी स्ट्रिक्ट रूल्स बना नहीं रहे हैं। वो तो जो चलता आ रहा है वो हाँ चलता आ रहा है, उसमें कभी चेंज करा ही नहीं जा रहा है। हम्म, अच्छा, पर इसके साथ अब देखो, शायद अब सोशल मीडिया का युग है। बाकी काफी हमने भी देखा है, काफी जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं ग्राउंड पे आके कह भी रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों को एज एज अ नेशन या जनता इन सब चीजों से फैसिनेट होना कि यार इस फलाने बंदे को मैग्सेसे अवार्ड मिला है, इस फलाने को नोबेल मिला है, इसको ये मिला है, वो मिला है, इन सब चीजों से फैसिनेट होना बंद कर देना चाहिए। ये जितने भी अवार्ड मिलते हैं किसी एजेंडा के तहत ही मिलते हैं। तो ठीक है, आज के डिस्कशंस में ज्यादातर तो यही बात सामने निकल के आई। एक तो डेमोक्रेसी और तानाशाही में डिफरेंस। हाँ, लोगों पे ऐसा नहीं कि तानाशाही ठीक है या होनी चाहिए, पर कई बार देश के लिए वो जरूरी हो जाती है। दूसरा, जितने भी ये अवार्ड्स और जितने भी आपको ये मैग्सेसे अवार्ड्स हैं या नोबेल हैं, इनसे हमारे लोगों को, जो वोटर्स हैं, बेसिकली यंग वोटर्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है। किसी को भी वोट देने से पहले ग्राउंड रियलिटी, उस पे ग्राउंड पे उसने क्या काम किया है, ये सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और बाकी तो जनता समझदार है, वो जो भी सरकार चुनती है, अच्छे के लिए चुनती है। तो अब मेरा कहना ये है कि जो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था वो तो हुआ नहीं। अब पीछे जाके उसको हुँ, बदला तो नहीं जा सकता है। तो आज के बदला तो नहीं हिसाब में सकता। मैं ये कह सकता हूँ, अच्छी बात, सबसे अच्छी बात ये हुई है कि एक तो इंटरनेट की वजह से इंफॉर्मेशन सबके पास फ्रीली अवेलेबल, ठीक है। बिल्कुल। लोगों में थोड़ा-सा जागरूकता आई है, लोग पढ़ाई-लिखाई भी कर रहे हैं। अच्छा, इस तरह के पॉडकास्ट जो हम लोग कर रहे हैं, कहीं न कहीं जेनज़ीज़ के सामने आते ही हैं। तो जेनज़ीज़ भी आके आजकल थोड़ा-सा अपना रिसर्च कर रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, तो मुझको अच्छा लगता है कि अब आजकल काफ़ी वोकल हो गया। मुझको पहले लगता था कि शायद यार ये हम लोग की पीढ़ी के बाद कोई भी देश या हुँ, राजनीति के बारे में बात नहीं करेगा, लेकिन नहीं, बहुत नहीं वोकल ऐसा हो नहीं गए है। हैं आजकल के लोग। बहुत और यही समस्या है, जो भी तुम्हारे टुकड़े-टुकड़े गैंग है, ये सब इनकी यही समस्या है कि हाँ, लोग हाँ, हाँ। पढ़ ले रहे हैं। इनकी ये और हुँ, पहले ये टॉलरेंट और आज की इंटॉलरेंट के बीच में अंतर क्या है कि पहले हम लोग टॉलरेंट हुआ करते थे कि हम लोग सवाल नहीं पूछते थे। अब जब सवाल हाँ, पूछ रहे हैं तो ये कहते हैं कि यार तुम में इंटॉलरेंस आ गया है। हम जो बोल रहे हैं उसको मान लो चुपचाप, और सवाल पूछोगे मान तो लो। यू आर इंटॉलरेंट। तो यही है, धीरे-धीरे इनके हिसाब से इंटॉलरेंट बढ़ रहा है क्योंकि लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। आजकल लॉजिकल हुँ, एक कंक्लूजन में पहुंचना चाहता है आज के समाज का बच्चा। तो अच्छा है, मुझको लगता है बिल्कुल। धीरे धीरे ये डेमोक्रेसी हमारी मजबूती होगी। जैसे जैसे शिक्षा के स्तर बढ़ेगा, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल होंगे, तो होप्स हो कि आगे अच्छी तरह एक एक अच्छा समाज का निर्माण होगा इस डेमोक्रेटिक सेटअप पे। बट हाँ, नुकसान तो बहुत किया है इसने हमको आजादी के बाद से। बट चलिए, चलो, आशा करते हैं आशा आगे अच्छा करते हैं। ही हो। चलिए सर, जय श्री राम। आज का शो यहीं समाप्त करते हैं। जय जय श्री राम। श्री राम।